देखो जावास्क्रिप्ट क्या है। जावास्क्रिप्ट एक जावास्क्रिप्ट के बारे में देखो, हमने सबसे पहले HTML किया था। HTML से क्या करते हैं, जावा क्या कहते हैं, जो भी वेबसाइट बनाते हैं उसका स्केलेटन तैयार करते हैं हम HTML से। और CSS के थ्रू क्या करते हैं, स्टाइलिंग वाला जो कंप्लीट पार्ट होता है वो CSS के अंदर आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद CSS का हमने फ्रेमवर्क्स देखा था, वो क्या क्या बूटस्ट्रैप। तो बूटस्ट्रैप क्या करता है, इनबिल्ट क्लासेस होती हैं जो हमारे टास्क को क्या कर सकती हैं, ईजी बना देती हैं। तो जावास्क्रिप्ट के बारे में अगर हम देखें तो जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। और कौन सी लैंग्वेज है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। जैसे सर्वर साइड भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे पाइथन सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, या PHP सर्वर साइड। बट ये हमारी क्लाइंट साइड है, और डायनामिक वेब पेजेस बनाने के लिए यूज किया जाता है क्लाइंट साइड पे। विदाउट जावास्क्रिप्ट हम ओनली स्टैटिक पेजेस बना सकते हैं क्लाइंट साइड पे। तो ऑब्जेक्ट बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। एवरीथिंग इन जावास्क्रिप्ट इज ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या होता है, हर चीज ऑब्जेक्ट होती है। लाइट वेट क्रॉस प्लेटफॉर्म, ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल जाती है। ठीक है, कुछ कुछ बेसिक चीजें जो यहाँ से तो डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है होती है। डायनेमिकली टाइप का मतलब क्या होता है कि डेटा टाइप बताने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट वेरिएबल डालेंगे। जैसा वेरिएबल हम, जैसा डेटा हम उसमें पास करेंगे वैसा ही वो उसको ट्रीट कर लेगा। एक तो इसके अंदर, और जावास्क्रिप्ट का काफ़ी वास्ट यूज़ है वेब डेवलपमेंट में, ऐप डेवलपमेंट में, स्मार्टफोन वॉचेस। तो काफ़ी कुछ दिया हुआ है। जो ब्राउजर्स भी होते हैं जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट करते हैं, जितने भी ब्राउजर्स होते हैं। तो इसके फ्रेमवर्क तो बहुत सारे नीचे दिए, एम्बर जेएस। एक चीज़ कौन सा ओपन हुआ है इसमें, जावा टी पॉइंट खुला, दूसरा है क्या। और वैलिडेशन पर्पस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, वैलिडेशन वगैरह लगाने के लिए जावास्क्रिप्ट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो भी हम वैलिडेशन वगैरह यूज़ करते हैं। इवेंट हैंडलिंग के लिए भी हम जावास्क्रिप्ट को लगाते हैं। ठीक है, इवेंट्स वगैरह जो हैंडल करते हैं। W3 स्कूल पे थोड़ा डिटेल में नहीं था, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ से ओपन किया था। ये अगर हम जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में वही जावास्क्रिप्ट शॉर्ट में हम JS बोलते हैं, लेकिन 1995 में आई थी, ब्रेंडन नीचे ने इसको बनाया था। ठीक है, तो यहाँ नीचे मिलेगा कहीं ना कहीं, जब इसकी हिस्ट्री को रीड करेंगे तो वही JS शॉर्ट में बोलते हैं। 1995 में ये इसको इंट्रोड्यूस किया गया था जावास्क्रिप्ट को। तो पहले अगर हम बात करें, यहाँ पर हिस्ट्री थोड़ा सा कम दी हुई है, तो अगर इसकी हम पहले बात करें तो इसका नाम मोचा रखा गया था, उसके बाद लाइव स्क्रिप्ट, और बाद में फाइनली इसका नाम जावास्क्रिप्ट रखा गया था। उसके बाद इसमें कुछ मेजर चेंजेस किए गए 2015 में और 16 में। फिर इसको ES5 या ES6 के नाम से जानते हैं, ECMA स्क्रिप्ट भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट को ही ECMA स्क्रिप्ट कहा जाता है। लाइट वेट है। ठीक है, डैगमेटैग्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स भी हैं इसके अंदर। सिंगल थ्रेडेड होती है, मल्टी थ्रेडेड जावास्क्रिप्ट नहीं होती, जैसे Node.js है हमारा। और जब भी हम जावास्क्रिप्ट की फाइल को सेव करेंगे तो जावास्क्रिप्ट की फाइल को सेव किया जाता है .js से। ठीक है, .js से हम जावास्क्रिप्ट की फाइल को सेव करते हैं। HTML को .html और .css, ये बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसमें कुछ मेजर चेंजेस की अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि ES 2009 में चेंजेस हुए बहुत सारे, तो उसको ES5 के नाम से इसका जो मेजर वर्जन जो रिलीज किया गया था, फर्स्ट मेन वर्जन जो आ गया था इसका, ES 2009 में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं इसमें।
और फिर 2015 में उसके बाद कुछ हर लैंग्वेज में कुछ ना कुछ ऐड ऑन होता रहता है, ठीक है। हर लैंग्वेज में कोई ना कोई चीज़ टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती है। तो यहाँ पे भी देख सकते हो 2009 2015 ES5 और ES6 नाम से इसको जाना गया है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट का ही नाम ECMAScript ES5 ES6 में। ये किसने माइक ऑन कर रखा है? मैंने कितनी बार बोला जब मैं कुछ पूछना हो तभी माइक ऑन किया करो। माइक को ऑन कर लेते हो, वो डिस्टरबेंस इतनी क्रिएट होती रहती है, पीछे से बैकग्राउंड वॉइस आती रहती है। म्यूट कहाँ था? कहाँ था म्यूट पे? मैं भी म्यूट कर रहा, मैं ही तो म्यूट कर रहा था इसको। कुछ पूछना है? पीछे से बहुत सारी आवाज आती है, ठीक है। जब पूछना हो तभी अनम्यूट किया करो उसे। तो जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ अलर्ट बॉक्सेस बताऊंगा। अलर्ट बॉक्सेस क्या हैं, बाकी एक फाइल होगी मैं उससे शेयर कर दूंगा। मॉर्निंग के बैच में देखते हैं वीकडेज। ठीक है, तो मेजर चेंजेस जो मैंने कुछ हिस्ट्री इसकी बताई, इसको पहले जावास्क्रिप्ट वही। तो 2009 में जो चेंजेस किए गए ES5 ES6 और जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे यूसेजेस हैं। जैसे मैंने वैलिडेशन वगैरह लगाने के लिए, फ्रेमवर्क्स बनाने के लिए, लाइब्रेरीज बनाने के लिए, नई लैंग्वेजेस बनाने के लिए, वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन में हम इनका यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट का। तो जब भी हम जावास्क्रिप्ट को लिखेंगे तो सबसे पहले इसका नाम मोचा था जावास्क्रिप्ट का, फिर लाइव स्क्रिप्ट रखा गया, उसके बाद जावास्क्रिप्ट इसको चेंजेस किया गया था इसका। तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम जावास्क्रिप्ट को लिखते हैं। अब जावास्क्रिप्ट के लिखने के लिए हमारे पास टू वेज है मोस्टली, ठीक है। तो एक तो इंटरनल जावास्क्रिप्ट होगी, एक एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। एक्सटर्नल का मतलब है कि उसको फाइल्स बिल्कुल सेपरेट बनेगी, और जब भी हम जावास्क्रिप्ट की फाइल को सेव करेंगे तो फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है, लास्ट में .js लगा देंगे। और इंटरनल जावास्क्रिप्ट, अगर हम HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट लिखते हैं तो हम उसको हेड टैग में भी लिख सकते हैं और बॉडी के अंदर भी लिख सकते हैं, दोनों जगह पे चल जाती है। तो मोस्टली हम यूज़ करते हैं बॉडी टैग, जहाँ पे हमारा क्लोज होता है बॉडी टैग जस्ट उसके ऊपर, ठीक है। या फिर हेड टैग में भी देखने को मिल सकता है। तो ज़्यादातर केसेस में यही मिलेगा बॉडी टैग के से पहले, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं जो बताता हूँ क्या, ठीक है। प्री डिफाइंड फंक्शंस, एक जावास्क्रिप्ट की फाइल ली हमने 1.js। तो अगर हमें जावास्क्रिप्ट की फाइल को कनेक्ट करना है इधर, ठीक है, स्क्रिप्ट सोर्स, तो 1.js, स्क्रिप्ट 1.js फाइल को हमने सेव कर दिया, जावास्क्रिप्ट की जो फाइल है। अब यहाँ पर जैसे मैं सबसे पहले एक बेसिक, देखो फंक्शन की पहचान यही होती है, उसके पीछे ये वाली ब्रैकेट होती है पैरेंथेसिस, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज का फंक्शन। तो चाहे हम बनाए या फिर लाइब्रेरी फंक्शन हो पहले से बना हुआ। तो अलर्ट मैंने यहाँ पे चलाया, अलर्ट के अंदर लिखा जैसे हेलो वर्ल्ड,
ये जावास्क्रिप्ट का ही फंक्शन है इनबिल्ट। और लास्ट में सेमीकोलन मैंडेटरी नहीं है, लगाएंगे तब भी चल जाएगा, नहीं लगाएंगे तब भी चल जाएगा। तो जावास्क्रिप्ट फाइल को हमने लिंक किया है HTML से। HTML की फाइल को रन करना है, ओपन विद लाइव सर्वर का ऑप्शन ओनली HTML में आएगा, जावास्क्रिप्ट की फाइल में नहीं आएगा। तो ये एक अलर्ट बॉक्स यहाँ पे ओपन हो गया, उसमें लिखा हुआ हेलो वर्ल्ड। और जो अलर्ट बॉक्स होता है उस सिर्फ हमें मतलब एक अलर्ट बॉक्स देगा, और उसके अंदर जो बटन होता है कमांड बटन एक ही बना होता है ओके। एक मैसेज आएगा और ओके करेंगे तो हट जाएगा मैसेज। इसी तरह से एक और है बटन, इसमें है कन्फर्म। तो ये सब के सब अलर्ट बॉक्सेस हैं। कन्फर्म डायलॉग बॉक्सेस जिनको कहते हैं कन्फर्म। तो कन्फर्म में मैंने लिखा जैसे कि आर यू श्योर, डिलीट क्वेश्चन मार्क। तो इसमें और उसमें डिफरेंस ये है कि इसके अंदर भी मैसेज आएगा, ठीक है। सेव करके रन करते हैं तो यहाँ पे है आर यू श्योर टू डिलीट। अब इसके अंदर दो कमांड बटन बने होते हैं, ओके और कैंसिल। ओके करेंगे तो ये एक्शन क्या होगा, परफॉर्म हो जाएगा, और कैंसिल करेंगे तो एक्शन रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसमें दो मैसेज तो कुछ भी डाल सकते हैं हम अंदर, बट जब भी कंफर्म लगाएंगे तो उसमें दो कमांड बटन्स दिखेंगे कंफर्मेशन लेने के लिए। एक है हमारे पास प्रॉम्प्ट, तो प्रॉम्प्ट में भी कुछ ऐसा ही है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि एंटर योर नेम, तो ये भी इसमें भी वही दो बटन्स आएंगे, एक तो ओके आएगा, एक कैंसिल आएगा। बट इसके अलावा एक इनपुट बॉक्स भी आएगा यहाँ पे, जैसे कि यूजर इसमें यहाँ पर कुछ भी नेम वगैरह पास कर सकता है। ये इनपुट टाइप का बॉक्स, एक एक्स्ट्रा इसमें इनपुट बॉक्स भी आता है। तो तीनों में यही डिफरेंसेस हैं हल्के हल्के। इसमें ओके आता है, इसमें ओके कैंसिल, इसमें इनपुट बॉक्स साथ में आता है। अब कंसोल नाम के कंसोल के अंदर फंक्शन है। तो कंसोल क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट में से अगर किसी भी चीज को एक्सेस किया जाता है तो डॉट ऑपरेटर लगता है। ऑब्जेक्ट में से किसी भी चीज को एक्सेस करोगे, चाहे वो वेरिएबल हो, चाहे वो पहले से बना हुआ फंक्शन हो, तो डॉट ऑपरेटर यूज होता है। जैसे लॉग फंक्शन है कंसोल ऑब्जेक्ट में, तो इसका रिजल्ट कहाँ दिखेगा हमें। हाँ बोलो। फंक्शन 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 ओनली फंक्शन। कंसोल ऑब्जेक्ट लॉग नाम का फंक्शन है। इसमें फंक्शन की पहचान क्या बताया था, जिसके पीछे ये लगे हुए हैं, ये फंक्शन की आइडेंटिफिकेशन होती है, ठीक है। तो कंसोल के पीछे कुछ नहीं लगा हुआ है, लॉग के पीछे लगा हो तो लॉग फंक्शन है। यहाँ पर कंसोल ऑब्जेक्ट के अंदर लॉग नाम का फंक्शन है। प्रॉम्प्ट ज़्यादा यूज तो हम करते नहीं है, बाकी यूजर से कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है तब प्रॉम्प्ट लगेगा, ठीक है। यूजर से फॉर्म के इनफॉर्म मतलब एक फॉर्म सा ओपन होता है, इसमें अगर कोई इंफॉर्मेशन लेनी है तब इसका यूज होगा। C++ किया हुआ है, तो उसमें यूजर से इंफॉर्मेशन लेने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं। कौन इनपुट, इनपुट तो पाइथन में होता है, C++ में कौन सा लेते हैं। स्कैनफ यूज होता है वहां पर, और स्कैनफ सी लैंग्वेज में यूज होता है। सी इन फंक्शन में यूज होता है C++ के अंदर। तो उसी तरह से यहाँ पर है ये फंक्शन प्रॉम्प्ट, इनपुट फंक्शन यूज होता है पाइथन में। कंसोल लगाया मैंने यहाँ पर, कंसोल डॉट लॉग। तो इसका जो आउटपुट दिखेगा कंसोल स्क्रीन में दिखेगा। इधर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाएंगे तो यहाँ पर ये कंसोल, यहाँ पे एलिमेंट्स है, कंसोल है, सोर्स है। तो कंसोल में जाएंगे तो यहाँ में हेलो दिख जाएगा। इसी तरह से कंसोल डॉट लॉग है, ऐसे ही यहाँ पर कंसोल डॉट वॉर्न है, तो वार्निंग वगैरह दिख जाएगी कुछ लिखोगे तो।
मैसेज चेंज कर देता हूँ, जैसे वार्निंग वैसे ही डाल दिया है तो ये वार्निंग दिखेगी इधर, ये देखो वार्निंग दिख रही है, यहाँ पर है वार्निंग्स, यहाँ आएंगी, कोई मैसेज है तो इधर आएगा हमारा, कोई एरर है तो एरर वाले सेक्शन में दिख जाएगी। तो ये इनबिल्ट फंक्शन है, जब यूज होंगे तब देख लेना इनको। बाकी मैंने बताया कि कौन कौन से एरर वाला, देखो यहाँ एरर के सेक्शन में दिख जाता है, बाकी सब एक साथ भी दिख जाते हैं। कंसोल डॉट लॉग वॉर्न तीनों यहाँ पर दिखेंगे, ये यूजर का मैसेज आ रहा है, ये वार्निंग है और ये एरर है। चलो, एक तो ये हमने कुछ फंक्शंस है जो यूज होते हैं, तो अलर्ट, कंफर्म, प्रॉम्प्ट, कंसोल डॉट लॉग वॉर्न एरर। अब इसके अंदर वेरिएबल का, अच्छा कोई मैसेज टाइप करना होगा तो हम कैसे डालेंगे, जैसे कि हम मैसेज, एक होता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन भी होता है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट वो ब्राउजर पे हमें मैसेज देता है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, राइट एलन, चलो राइट एलन दोनों ही होते हैं वैसे। हेलो वर्ल्ड लिखेंगे तो यहाँ पर ब्राउजर में दिखेगा इसका आउटपुट, देखो ब्राउजर की स्क्रीन पे इसका आउटपुट आ रहा है यहाँ पर, ये हमारी ब्राउजर स्क्रीन है हेलो वर्ल्ड। या फिर हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल डॉम के थ्रू हम ब्राउजर में दिखाते हैं डाटा को। अब स्ट्रिंग टेम्पलेट और स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का क्या यूज है यहाँ पर, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, ठीक है। तो ES6 का कॉन्सेप्ट जो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, टेम्पलेट इंजन, तो जैसे हमने कंसोल लिखा है तो कंसोल में मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, तो एज इट इज दिखेगा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और अगर हम इसको सिंगल कोट में यूज करते हैं तब भी चलेगा। तो जो स्ट्रिंग होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर, उसको सिंगल कोट में भी लिखा जा सकता है, डबल में भी, देखो दोनों चल रहे हैं, किसी में कोई इशू नहीं आ रहा है, सिंगल कोट में भी लिख सकते हो, डबल में भी लिख सकते हो। उसके अलावा अगर हमें कोई वेरिएबल लेना है तो देखो वेरिएबल, जैसे मैंने कोई ए लिया यहाँ पर 10, ठीक है, सेमीकोलन तो मैंडेटरी नहीं है, बाकी ये मैंने जैसे ए को प्रिंट कर दिया तो ये A10 हमें स्क्रीन पे शो करेगा 10। तो ए क्या है, यहाँ पर एक वेरिएबल है, जैसे मैथ्स में होते हैं x इज इक्वल टू 30, y इज इक्वल टू 30, फिर इक्वेशन बना देते हैं, तो वही चीजें हैं, तो यहाँ पर वेरिएबल बोलते हैं। तो मैथ में अलजेब्रा पढ़ा होगा, वहाँ पर भी वेरिएबल ही बोलते हैं मैथ के अंदर, चर अचर हिंदी में, तो वही है। ये जो 10 है, 10 को हमने स्टोर किया, हम 10 डायरेक्ट भी प्रिंट कर सकते थे ऐसे, तो डायरेक्ट भी 10 आ जाता, ठीक है, 10 ही आ रहा है रिजल्ट में, लेकिन वो फिक्स नंबर हो गया। तो हम इसको किसी वेरिएबल, मान लो कि इसको मल्टीपल जगह पे यूज करना है, तो हम इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं, जैसे वही था x इज इक्वल टू 10। तो अगर मैं अब x लिखता हूँ तब भी रिजल्ट 10 ही आएगा, बट ये है कि अगर मैं यहाँ पे कुछ x की जगह यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एप्ट्रॉन, तो अब x में एप्ट्रॉन चला गया, इसे ही कहते हैं हम डायनामिक वेरिएबल। तो ये वेरिएबल ऐसा है, ये इंटीजर भी स्टोर करके चल रहा है, स्ट्रिंग भी डाल रहे हैं, इसको स्ट्रिंग कहते हैं, एप्ट्रॉन जो लिखा है। स्ट्रिंग क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, तो कैरेक्टर्स का एक ग्रुप होता है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग को सिंगल कोट में भी लिख सकते हो, डबल कोट्स में भी लिख सकते हो, सब सपोर्ट होता है। अभी मैंने इसमें स्ट्रिंग स्टोर किया है, और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्रू, तो ये बूलियन वैल्यू स्टोर हो गई इसमें। तो देखो ये जो x वेरिएबल है डायनामिक टाइप का, इसमें जैसा डेटा डाला जाता है वैसा ही बन जाता है, डायनामिक वेरिएबल हो गया, डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज हो गई।
तो वेरिएबल क्या हुआ? वेरिएबल एक ऐसी जगह है या एक ऐसी जगह जहाँ पे हम डेटा को स्टोर करके रख रहे हैं, ठीक है। नेम गिवन टू द लोकेशन वेयर डेटा इज स्टोर्ड या कैप्ट, तो उसको क्या कहते हैं? हम वेरिएबल बोलते हैं। लेट वेट को तुम हटा देता हूँ, लेट का कॉन्सेप्ट तो बाद में बताता हूँ क्या होता है। अभी फिलहाल नेम हमारे पास एक वेरिएबल है, ठीक है। नेम की जगह पे टाइटल ले लो, क्योंकि थोड़ा सा उसको हाईलाइट करके नहीं देता है। अब देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि नेम इज, तो अभी बताया था कि जो भी इसके अंदर लिखा जाता है वो एज इट इज स्क्रीन पे आ जाता है। कंसोल में ऊपर हेलो वर्ल्ड लिखा था, तो एज इट इज क्या है? नेम इज। लेकिन उस नेम के सामने मुझे ये एप्ट्रॉन दिखाना है। एप्ट्रॉन किस में स्टोर है? टाइटल में। तो टाइटल को क्या कहते हैं? यहाँ पे वेरिएबल। तो यहाँ पे कॉमा लगाकर उस वेरिएबल को लिखेंगे तो आ जाएगा आगे डायरेक्ट। जावा लैंग्वेज का को भी सपोर्ट करता है ये। तो जावा लैंग्वेज में हम प्लस यूज करते हैं, तो प्लस से भी आ जाएगा कॉन्केटेनेशन करने के लिए, तो इसमें भी आ रहा है, ठीक है। तो दोनों ही केसेस में यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, कैसे भी हम इसमें लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आता है स्ट्रिंग टेम्पलेट। तो ES6 की जो फीचर है, अब उसको भी यूज कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग टेम्पलेट का मतलब है कि इसके अंदर बैकटिक का यूज कर सकते हैं। इनको बैकटिक बोलते हैं। बैकटिक का यूज जो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में यूज किया जाता है, ठीक है। तो बैकटिक हम यूज कर सकते हैं इसमें। अब बैकटिक का जो सिंबल है वो कीबोर्ड में यहाँ पे मिलेगा, ये है बैकटिक का सिंबल, ठीक है। एस्केप के पास है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा तिरछा होता है टेढ़ा। तो अगर मुझे इसी लाइन को उसमें लिखना है तो हम डायरेक्ट यूज करेंगे नेम इज और कॉलन। उसके बाद हमें वेरिएबल को हम डायरेक्ट नहीं लिखते इसके अंदर, तो वेरिएबल के लिए हम स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का यूज करते हैं। तो वेरिएबल के लिए स्ट्रिंग इंटरपोलेशन लगता है। तो जब भी हम वेरिएबल यूज करेंगे, पहले डॉलर आएगा, फिर करली ब्रैकेट ओपन, करली ब्रैकेट क्लोज, और उसके अंदर वेरिएबल का नेम आएगा। तो एक्सेस करने के लिए ऐसे इसको हम स्ट्रिंग इंटरपोलेशन कहते हैं। तो डॉलर, करली ब्रैकेट ओपन, करली ब्रैकेट क्लोज, तो तीनों ही केसेस में आउटपुट सेम आ रहा है, देख सकते हैं, ठीक है। तो हम तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। ये मॉडर्न जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स है, बाकी जो भी यूज करना चाहो कर सकते हैं। मॉडर्न जावास्क्रिप्ट बोल दिया मैंने, ये 6 की फीचर है। अब हम वेरिएबल पे आते हैं। वेरिएबल के कैसे कैसा वेरिएबल बना सकते हैं, कैसा नहीं बना सकते। तो वेरिएबल अभी हम लिख रहे थे, एक्स नाम से वेरिएबल बना दिया, उसमें स्टोर कर दिया हमने 10, कुछ भी स्टोर कर दिया तो हमें देगा स्क्रीन पे, थी वेरिएबल। अब बात आती है कि जो वेरिएबल का नाम कैसा रख सकते हैं, कैसा नहीं रख सकते। ये जो हम बना रहे हैं इसका नाम कैसा रख सकते हैं, कैसा नहीं रख सकते। तो जो वेरिएबल का नेम यहाँ पे हमारे पास एक्स है, तो वेरिएबल का नेम कितना भी बड़ा लिया जा सकता है। मैक्सिमम जो लिमिट होती है 255 कैरेक्टर्स तक की होती है। दूसरा, जब भी हम वेरिएबल का नेम बनाएंगे तो वेरिएबल का नाम कुछ भी ले सकते हो, एक तो बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। दूसरा, उस वेरिएबल का नेम नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। 1 एक्सपोर्ट नहीं करेगा यहाँ पर। नंबर से कोई भी स्टार्ट नहीं होना चाहिए, नंबर से। ऐसा नहीं उसमें नंबर अलाउड नहीं है, स्टार्ट नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। तो स्टार्ट नहीं होना चाहिए, इनवैलिड टोकन आ जाएगा यहाँ पर। 1 एक्स ले सकते थे, X1 ले सकते थे, तो वो चल जाएगा।
इसमें हमारा आउटपुट आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम इसको रन करते हैं तो इसका आउटपुट दिख जाएगा। अब इसमें सिंबल्स दो अलाउड होते हैं, एक तो अंडरस्कोर अलाउड होता है और एक डॉलर। दो सिंबल अलाउड होते हैं जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल के अंदर। इसके अलावा कोई भी सिंबल सपोर्ट नहीं करेगा यहाँ पर। तो मैं वेरिएबल बनाया डॉलर इज इक्वल टू 345 और मैं इसको प्रिंट करता हूँ डॉलर। तो ये 100% वर्क करेगा इस, क्योंकि अभी बताया डॉलर ले सकते हैं तो डॉलर नाम से वेरिएबल बना सकते, कोई दिक्कत नहीं, सब चलेगा। तो हम अंडरस्कोर नाम से भी बना सकते हैं, ये भी चलेगा, ये भी अलाउड है। बाकी किसी भी वेरिएबल में लोगे तो ये चीजें तो यहाँ पे सारी मेंशन की हुई हैं फिलहाल। इधर कौन से वेरिएबल ले सकते हो, कौन से नहीं ले सकते, ये सब रूल्स यहाँ बता रखे हैं। ठीक है, दो ही सिंबल अलाउड हैं, डॉलर और अंडरस्कोर, और एक स्पेस नहीं आता, बाकी कैसा भी बना लो चल जाएगा। तो अब इसमें लेट वेर कॉन्स्ट के कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करता हूँ, लेट वेर कॉन्स्ट, ये कीवर्ड है लेट वेर एंड कॉस्ट। अभी तक हमने तीनों में से किसी को भी यूज नहीं किया वेरिएबल के साथ। तो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर वेर लगा होता है, बाय डिफॉल्ट वेर होता है चाहे हम किसी वेरिएबल के साथ लगाएं या ना लगाएं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट होता है वेर। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ a इज इक्वल टू 10, तो कुछ भी नहीं लगाया तो बाय डिफॉल्ट जो जावास्क्रिप्ट लगा देती है ऑटोमेटिक वेर लगाती है। ठीक है, तो 10 ही आंसर आया, चाहे मैं यहाँ पे वेर लिखूंगा तब भी 10 ही आउटपुट देखने को मिलेगा। अब हम लगा देंगे तब जावास्क्रिप्ट नहीं लगाएगी, तो सेम ही वेर एक ग्लोबल की तरह वर्क करता है। ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल जो होते हैं। अब मैं इसी एग्जांपल को अगर लेट से करेंगे तब भी चल जाएगा, कोई 13x, तो दोनों ही केसेस में आउटपुट आ रहा है लेट और वेर। बट लेट ब्लॉक स्कोप में काम करता है लोकल के एरिया में। देखो वेर से मैं इसको रीडिफाइन कर सकता हूँ कि ए के अंदर डाल दो हमारे पास 500, तो इसका पहले ए में 10 था, 500, तो एक वेरिएबल में एक ही नंबर जा सकता है, तो इसका रिजल्ट आएगा 500। बट अगर मैं यही काम लेट से करने की कोशिश करूंगा तो एरर आ जाएगी कि 300 डाल दो, तो इसमें एरर आ जाएगी, एक्स हैज बीन ऑलरेडी डिक्लेयर। तो वेर जो कीवर्ड है उसको दोबारा से यूज कर सकते हो सेम वेरिएबल के साथ, बट लेट को यूज नहीं कर सकते। अगर हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाया एक्स, तो एक्स पे मैं लेट लगा चुका हूँ, एक बार लिख चुका हूँ एक्स के साथ लेट कीवर्ड, तो दोबारा से लेट सेम वेरिएबल के साथ यूज नहीं होगा। नंबर आप पास कर सकते हो, वो दिक्कत नहीं है, बट लेट दोबारा नहीं लगेगा उसके साथ। तो अब ये ठीक है, अब ये भी आंसर 300 ही देगा। तो लेट कीवर्ड दोबारा यूज नहीं होता सेम वेरिएबल के साथ। और बाय डिफॉल्ट दोनों की वैल्यू क्या होती है, अनडिफाइंड होती है। अगर मैं लेट से कुछ बनाता हूं और कहता हूं प्रिंट करो, और अगर मैं वेर से कुछ बनाता हूं और इसको प्रिंट करो, तो जब हम किसी भी वेरिएबल में कुछ भी नहीं पास करते तो ऑटोमेटिक अनडिफाइंड चला जाता है। दोनों ही केसेस में अनडिफाइंड देखने को मिलेगा, चाहे वो लेट हो चाहे वेर हो। कुछ एक चीज कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट की वैल्यू फिक्स रहती है। कॉन्स्ट वही होता है कांस्टेंट, बाकी लैंग्वेज एक बार उसमें जो पास कर दिया उसको चेंज नहीं कर सकते। फिक्स्ड वैल्यू डज नॉट चेंज, इस पर कोई कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर सकते कि मैं यहाँ कह दूँ x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, इसमें x प्लस 10 जो भी ऐड करो, तो ये नहीं चलेगा, एरर दे देगा। कांस्टेंट वेरिएबल की वैल्यू, कांस्टेंट का मतलब होता है वैल्यू डज नॉट चेंज, एक बार जो डाल दिया फिक्स हो गया, वैल्यू चेंज नहीं होगी।
लेट में और वेर में चेंज हो जाएगी। तो जब हम कॉन्स्टेंट लगाएंगे तो जब हम वेरिएबल को बनाते हैं उसकी जस्ट वहीं पर वैल्यू पास करनी है सेम ही लाइन में। अगर नेक्स्ट लाइन में पास किया तो भी एरर देगा, ये ध्यान रखना है। वेरिएबल का डिक्लेरेशन और उसका असाइनमेंट सिंगल लाइन में होना चाहिए, एरर देखने को मिलेगा नहीं तो लेट में और वेर में चल जाएगा। असाइनमेंट भी एक ही लाइन में होगा। एक बार इसको चला के देखो, 2 मिनट। हमने यहाँ पे देखा वेरिएबल में क्या क्या है। तो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया। अब देखो इनमें जो डिफरेंस है वो थोड़ा तो मैंने बताया है, और अब एक होस्टिंग का कॉन्सेप्ट भी साथ में ही आता है इसमें। होस्टिंग होस्टिंग का मतलब होता है जावास्क्रिप्ट का डिफॉल्ट बिहेवियर। ठीक है, डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ जेएस। जैसे मैंने क्या किया यहाँ पर, मैं इसका आउटपुट देखता हूँ कि ए में कितना है, और यहाँ मैंने लिखा लेट ए। ठीक है, ये डाल दिया, और सेम यही एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे भी किया है। यहाँ पे लिखा है एक्स, और इधर मैंने लिख दिया है वेर ए। तो दोनों ही केसेस में रिजल्ट देखना है कि इस केस में रिजल्ट क्या आएगा, इस केस में रिजल्ट, दोनों में ही केसेस में आउटपुट क्या होगा, डिफरेंट होगा। अच्छा, यहाँ पर एक्स करो, दोनों ही केसेस में आउटपुट डिफरेंट होगा। यहाँ पर जब देखो, जब भी हम कोई वैल्यू, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या किया था, हम एक्स के साथ नहीं लगा रहे थे कुछ भी, सीधा डायरेक्ट डाल रहे थे। ये नहीं बता रहे थे कि लेट है, वेर है, कॉन्स्ट। तो बताया था कि बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक जावास्क्रिप्ट उसको वेर ट्रीट कर लेती है। तो ये जो लाइन है वेर एक्सिस, जो इंटरप्रेटर होता है ऑटोमेटिकली टाइप करता है ऊपर। ये इन बिल्ट है, मतलब ऑटोमेटिकली टाइप होती है, हम इसको टाइप नहीं करते। तो हमने लिखा x इज इक्वल टू 10, तो ये वाली लाइन जो है ऑटोमेटिकली टाइप की गई है, इसीलिए जावास्क्रिप्ट होस्टिंग बोलते हैं। होस्टिंग का मतलब होता है कि जो इंटरप्रेटर या कंपाइलर जो काम खुद करता है। तो ऐसे ही यहाँ पर है, हमने लिखा वेर एक्स। अब वेर एक्स लिखा है यहाँ पर, तो इसकी होस्टिंग हुई होगी, या फिर मैं लिख देता हूँ 10 लिख दिया चलो। और इधर भी मैंने क्या किया है, ए के अंदर डाल दिया है 10। तो मैं इसका रिजल्ट देखना चाहता हूँ। यहाँ पर होस्टिंग हुई है। अगर फर्स्ट वाले का केस देखो, इसको मैंने स्टॉप किया, तो यह होस्टिंग तो होगी, इसका आउटपुट 10 नहीं आएगा, अनडिफाइंड आएगा इसका आंसर। अब वो अनडिफाइंड इसलिए आया है क्योंकि होस्टिंग हुई है। तो जब, और होस्टिंग का मतलब ये है कि वेरिएबल को जस्ट डिक्लेयर किया जाता है, वैल्यू असाइन नहीं की जाती। तो ये जो लाइन है ये जावास्क्रिप्ट ने ऑटोमेटिकली लिख दी है ऊपर, वेर एक्स। वैल्यू तो हमने बाद में डाल दी।
वेर एक्स लिखा तभी तो बताया था कि जब हम किसी वेरिएबल में कुछ भी पास नहीं करते तो क्या चला जाता है, अनडिफाइंड। तो इसलिए लाइन नंबर 46 47 से पहले चली तो रिजल्ट हमें अनडिफाइंड मिला। अब यही केस लेट के केस में भी चलेगा। अब लेट में हमने लिखा लेट ए इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पर देखोगे तो एरर आ चुकी है। वैर में एरर नहीं आ रही थी बट यहाँ पे एरर आ रहा है कि कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन। ठीक है, इसमें भी होस्टिंग हुई है। इसमें जब होस्टिंग हुई तो क्या हुआ, लेट ए इसने लिख दिया। तो जब हम कीवर्ड का यूज करते हैं तो नीचे लेट लिखते हैं तो लेट से होस्टिंग होती है, वेर लिखते हैं तो वेर से होस्टिंग होती है, कुछ नहीं लिखते तो वेर से होती है। अब देखो लेट ए, ये सिस्टम ने क्या कहते हैं, इंटरप्रेटर ने ऑटोमेटिक लिखी है लाइन। उसके बाद लाइन नंबर ये चली। अब जब ये लाइन नंबर चलेगी तो ये तो एरर ही देगी, क्योंकि ये बताया था थोड़ी देर पहले अभी कि किसी भी वेरिएबल के साथ अगर एक बार लेट कीवर्ड लग गया तो दोबारा से लेट कीवर्ड यूज नहीं होता। वेर यूज हो जाता है, लेट नहीं होता। इसलिए यहाँ पर एरर देखने को मिल रही है। तो ये दो इंपॉर्टेंट केसेस थे जो पता होने चाहिए। और होस्टिंग का मतलब वही है, डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो जो इंटरप्रेटर ऑटोमेटिक लाइंस ऊपर लिख देता है उसी को हम क्या कहते हैं, होस्टिंग बोलते हैं उसको। हेलो, हाँ जी सर आ रही हो तो, हाँ हाँ आ रही है। मैं कह रहा हूँ मैं एक क्लास ओवर हो जाएगी ना उसके बाद करता हूँ। तो ये होस्टिंग था कि होस्टिंग क्या होता है, डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो लेट वेर कॉन्स्ट में क्या क्या डिफरेंसेस देखे हमने, और होस्टिंग क्या होती है ये देखा कि होस्टिंग होती क्या है। तो अब हम क्या करते हैं, सिंपल इसमें वेरिएबल बना, क्या कहते हैं, प्रोग्राम बनाते छोटा सा कि राइट ए प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स। ठीक है, काफी ने तो किया होगा, बाकी कुछ को नहीं पता है तो देख सकते हैं। मैंने दो नंबर लिए यहाँ पर, लेट ए इज इक्वल टू 10, ठीक है, कोमा लगा के बी इज इक्वल टू 20। अब टोटल करना है तो यहाँ साथ में भी ले सकते हो, डायरेक्ट नीचे भी ले सकते हो। सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। और हमें स्क्रीन पे देना है कि सम ऑफ ए एंड बी इज ये। जितने भी वेरिएबल्स हैं वो डॉलर स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यहाँ पे लग जाएगा इसके अंदर। डॉलर कर ली, ओपन कर ली लॉस। तो इसका जब आउटपुट देखोगे तो वही आएगा कि सम ऑफ 10 एंड 20 इज 30। तो एक छोटा सा बेसिक सा प्रोग्राम था। अब डेटा टाइप्स की अगर बात करें तो देखो इसमें 8 टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, वही नंबर, स्ट्रिंग, अनडिफाइंड जो भी आया वो भी डेटा टाइप है, बिग, इंटीजर, बूलियन, नल, सिंबल।
अब जो इंटीजर है या डेसिमल, उन दोनों को यहाँ पे नंबर डेटा टाइप के अंडर कंसिडर किया जाता है। हमने एक वेरिएबल लिया लेट x इज इक्वल टू 30, तो मुझे x इज इक्वल जो भी नंबर चला गया ठीक है, इसका डेटा टाइप चेक करना है। तो डेटा टाइप चेक करने के लिए हमारे पास टाइप ऑफ ऑपरेटर है। तो टाइप ऑफ x लिखा मैंने कि टाइप ऑफ x, इसका डेटा टाइप यहाँ दिखेगा नंबर है, नंबर इसका डेटा टाइप यहाँ पर आ रहा है। और अगर मैं 3 4 5 भी लिखता हूँ तब भी क्या मिलेगा, यहाँ पर नंबर ही मिलेगा। तो चाहे वो डेसिमल हो चाहे कुछ भी हो। और यहाँ पर अगर हम ज़ेरा इस लिखा तो ये क्या आ गया, स्ट्रिंग आ गया डेटा टाइप इसका। अगर मैं इधर कोई बूलियन नंबर डालता हूँ ट्रू, तो इसमें क्या आ गया, बूलियन आ गया। ट्रू फॉल्स बूलियन डेटा टाइप्स होते हैं। तो ये डेटा टाइप से चेक करने की कि डेटा टाइप कौन कौन से हैं। मतलब कैसे चेक करते हैं, टाइप ऑफ फंक्शन के थ्रू, हम डायरेक्ट ऑपरेटर के थ्रू हम डायरेक्ट डेटा टाइप चेक कर लेते हैं। अब बिग इंटीजर क्या होता है, बिग इंटीजर बड़ा डेटा स्टोर करने के लिए हम बिग इंटीजर का यूज करते हैं। विदाउट बिग इंटीजर जो आउटपुट आएगा वो 15 डिजिट तक तो सेम आएगा, उसके बाद चेंज होना स्टार्ट हो जाता है अप टू 15 डिजिट्स। अगर इससे बड़ा नंबर लेना है तो फिर बिग इंटीजर डेटा टाइप को यूज करना पड़ेगा, बिग इंट। वैसे तो 15 डिजिट काफ़ी बड़ा हो जाता है, फिर भी जब जरूरत पड़ती है तो ले सकते हैं बिग इंट। तो ये है, यहाँ पर ये दिया कि काफ़ी बड़ा नंबर लेना हो टू बिग नंबर तभी हम इसका यूज़ करते हैं। और यहाँ पे जैसे कि स्टोर करके दिखा रखा है, कुछ लिमिट मैंने जो बताई 15 तक की है, जहाँ लिखी भी होगी कहीं 15 से बड़ा ही रहना, 15 डिजिट तक एक्यूरेट आंसर देता है, उसके बाद आउटपुट जो है चेंज हो जाता है। आई थिंक इसमें 15 ही होंगे। ये शायद 15 डिजिट का ही है, तो आंसर 9999 आना चाहिए। अगर आप तो 15 तक का है तो देखो ये 99 आ रहा है। अगर मैं इसमें बढ़ा देता हूँ कुछ नंबर, अब इसका अगर आउटपुट देखा जाए तो देखो चेंज हो गया, एग्जिट आंसर नहीं है। तो 15 डिजिट तक ही एग्जैक्ट आता है। अगर इससे बड़ा नंबर लेना है तो फिर हमें बिग इंटीजर जो फंक्शन है उसकी इस तरह से यूज करना पड़ेगा, बिग इंटीजर को फंक्शन के अंदर डालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा डेटा टाइप भी है, इसको चेक कर लो, चाहे कुछ भी चेक करके देख लो इसमें। ये तो मैंने अभी बता ही दिया था कि कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ फंक्शन है हमारे पास, टाइप ऑफ एक्स। ठीक है, बिग इंट इसका डेटा टाइप, तो ये इधर आ जाएगा। बस ये छोटा सा पॉइंट था कि बड़ा नंबर लेना है काफ़ी बड़ा तो बिग इंटीजर का यूज कर सकते हैं एग्जैक्ट आंसर के लिए। बाकी जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, एरे ऑब्जेक्ट, वो अपना अलग है, एरे और ऑब्जेक्ट। और ये तो मैंने बता ही दिया टाइप ऑफ क्यों लगाते हैं, हम क्यों यूज करते हैं। अब कमेंट्स का पता है कि यहाँ पर सिंगल लाइन कमेंट हमारा बनता है इससे, डबल फॉरवर्ड स्लैश से, और मल्टी लाइन कमेंट बनता है स्लैश स्टार स्टार स्लैश, ये मल्टी लाइन कमेंट है। ठीक है, ये मल्टी लाइन कमेंट्स। सिंगल लाइन कमेंट्स एंड मल्टी लाइन कमेंट्स। तो अब इसमें आता है ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट जो है, ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं वो इसमें देखते हैं। ऑपरेटर्स उससे पहले कुछ पॉइंट तो ठीक है, ऑपरेटर का ही चैप्टर है जो देखना। ऑपरेटर देखो, ऑपरेटर क्या होता है, एक सिंबल होता है जो कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है ऑपरेंड पे। जैसे कि लाइन इक्वेशन लिखनी है यहाँ पर, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई,
तो यहाँ पर A B 5 C 2 ये जो हैं इन सबको हम क्या कहते हैं, ऑपरेंड्स, और जो ये सिंबल्स हैं इक्वल टू, इनको कहते हैं ऑपरेटर्स। तो 3 टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं इसमें, यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, 3 टाइप्स के होते हैं, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी ऑपरेटर्स, ये 3 ऑपरेटर्स इसमें हैं। तो प्लस प्लस हमारा अच्छा, यूनरी ऑपरेटर्स सबसे पहले देखते हैं इसमें कौन कौन से आते हैं। तो यूनरी ऑपरेटर में आएंगे डबल प्लस का सिंबल और डबल माइनस का सिंबल। तो जो डबल प्लस है वो, जैसे कि प्लस है तो इसका मतलब वो ऐड करेगा, उसको इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। वो जो डबल माइनस का सिंबल है, वो जो भी वैल्यू होगी उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेगा, डिक्रीमेंट, तो इसको इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, इसको डिक्रीमेंट। और ये जो दोनों के दोनों सिंबल हैं, ये वेरिएबल से पहले भी लग सकते हैं, पहले लगते तो प्री बोल देते हैं और बाद में लगते तो पोस्ट बोल देते हैं। तो प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स। जैसे हमने यहाँ पे लिया लेफ्ट a इज इक्वल टू 10, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेरिएबल के साथ a प्लस प्लस, और इसका आउटपुट देखिए a का, तो इसका आएगा 11, क्योंकि यहाँ पर a प्लस प्लस का मतलब है a इज इक्वल टू a प्लस 1। तो जो भी वैल्यू a की होगी उसमें प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस 1 करेंगे तो 11 हो जाएगा। तो 10 प्लस 1 कितना मिलेगा हमें, 11 आउटपुट मिलेगा इधर। और देखो ये तो हमने कैसा लगाया है, वेरिएबल के बाद लगाया है, तो इसको कौन सा केस कहते हैं, पोस्ट फिक्स। अभी अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले लगा देता हूँ प्रीफिक्स, ये प्लस प्लस है, ये भी क्या करेगा, ये भी ऐड करके देगा हमें। तो यहाँ पे 10 था, 171 नंबर वाली लाइन ऐड किया, फिर 722 पे 1 ऐड किया, तो 10 प्लस 1 11, 11 प्लस 1 12, तो आउटपुट मिलेगा 12। और अगर अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो मैंने माइनस माइनस ए कर दिया और फिर ए माइनस माइनस कर दिया, तो देखो वापस 10 आंसर आ गया, क्योंकि 12 था, 12 से हुआ माइनस 11, मतलब 1 हुआ 11, फिर 1 माइनस फिर से 10। तो ये जो ऑपरेटर हैं इनको हम कैसे भी लगा सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल से पहले भी लगा सकते हैं, वेरिएबल के बाद भी लगा सकते हैं। तो इसके 2 केसेस होते हैं, केस नंबर 1, केस नंबर 2। तो जब हम इनको किसी अदर वेरिएबल के साथ यूज़ नहीं करते, यूनरी ऑपरेटर बोलते हैं इनको, तो चाहे हम इनको पहले लगाएं, चाहे प्रीफिक्स करें, चाहे पोस्ट फिक्स करें, दोनों ही केसेस में जो रिजल्ट है वो सेम आएगा। बट जो केस नंबर 2 है वो डिफरेंट होता है। मान लो मैं इसको यूज़ करता हूँ अदर वेरिएबल के साथ इस तरीके से, x इज इक्वल टू 10, और फिर मैंने एक वेरिएबल ले लिया है b ले लिया, चलो, और मैं फिर कहता हूँ यहाँ पर कि b इज इक्वल टू x प्लस प्लस, और इसका आउटपुट मुझे देखना है कि यहाँ पर a और b दोनों, x और b दोनों का आउटपुट मुझे स्क्रीन पे दिखाई दे, x का और b का भी आउटपुट मुझे यहाँ पर स्क्रीन पे डिस्प्ले होना चाहिए। तो देखो x का तो 10 आया, y का, x का 11 आया, y का, सॉरी b का 10 आया है। तो ऐसा कैसे हुआ है, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, x y बोल रहा हूँ मैं, तो वही लिख लूँ मैं यहाँ पर।
x का आंसर हमारे पास यहाँ पर है 10 और y का आंसर क्या है, x का 11 y का 10। ये है हमारे पास केसेस। ऐसा क्यों हुआ है? और अगर मैं इसी केस को बाद में लगा देता हूँ, यहाँ पर प्रोग्राम सेम है, सिर्फ क्या किया है, इस सिंबल को x से पहले लगा दिया। अब इस केस में देखो दोनों का आंसर 11 11 आ रहा है। तो ये रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग आ रहा है। ऐसा जो रूल नंबर 2 है वो ऐसा कुछ बोलता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, यहाँ पर हमारे पास x में 10 है और नीचे आए हम, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो ये प्लस प्लस ऑपरेटर है ये प्री फिक्स है या पोस्ट फिक्स है। तो ऑब्वियसली पोस्ट फिक्स है, बाद में लगा हुआ है तो बाद में चलेगा। तो यहाँ पे ऑपरेटर की जो प्रेसिडेंस है वो आ जाती कि कौन सा पहले चलेगा कौन सा बाद में चलेगा। तो एक प्लस प्लस है और एक ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, दो ऑपरेटर है यहाँ पर। तो जब भी ये जो हमारा यूनरी ऑपरेटर है, अगर इसको वेरिएबल के बाद में लगा हुआ है तो बाद में चलता है। इसका मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर पहले नंबर पे सोल्व होगा, उसके बाद दूसरे नंबर पे सोल्व होगा। ये जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है ये, अगर यही केस अपोजिट हो गया कि इस x को यहाँ की बजाय पीछे लगा दिया है ऐसे प्लस प्लस x, तो ये केस फिर रिवर्स हो जाता है। तो ऐसे केस में क्या होगा, पहले नंबर पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर सोल्व होगा और दूसरे पे ये सोल्व होगा। तो इनका जो प्रेसिडेंस है वो चेंज हो जाता है। पहले लगा हुआ है तो पहले सोल्व हो जाएगा और बाद में लगा हुआ है तो बाद में सोल्व हो जाएगा, लेकिन सोल्व 100% होगा। ये हो सकता है उस पहले चल गया, हो सकता है बाद में चल गया, बस इतना चेंज आएगा पर चलेगा जरूर। तो यहाँ पर जब इसको हम शॉर्ट करेंगे तो x के वैल्यू जो है ये प्लस नहीं करेगा, जो भी x के अंदर है वो y में ट्रांसफर हो जाएगा। तो y का x में मेरे पास 10 है तो y का आंसर यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, तो y का आउटपुट आ जाएगा 10। उसके बाद अभी x तो सोल्व हुआ ही नहीं है, अब जब x सोल्व होगा x प्लस प्लस, तो x में 10 है तो x में हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, x में आ जाएगा 11, क्योंकि प्लस प्लस 1 ही ऐड करेगा। तो 10 और जो 11 आंसर आया वो कुछ इस तरीके से आया है फर्स्ट वाले का, 10 और 11। अब इसमें जो सेकंड वाला है इसमें तो प्री है, तो प्री है तो देखो प्लस प्लस पहले लग गया तो पहले प्लस प्लस होगा, फिर जब ये सोल्व हो जाएगा उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो वही में स्टोर हो जाएगा। तो दोनों का आंसर सेम आएगा ऐसे केसेस के अंदर। ठीक है, सेव करो, दोनों में सेव आउटपुट आएगा, एक्स का भी 11 और वाई का भी 11। ठीक है, तो दोनों का ही आउटपुट ऐसे केस पे सेम आने वाला है। तो ये है हमारा यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर क्या होता है, यूनिटी ऑपरेटर था इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो हमने यहाँ पे चला है। बाइनरी ऑपरेटर देखो बहुत सारे हैं बाइनरी ऑपरेटर, कुछ तो मैथ्स वाले ही हैं बाइनरी ऑपरेटर। तो बाइनरी ऑपरेटर की बात करें तो इसके अंदर अर्थमेटिक ऑपरेटर होंगे, वही प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। अब यहाँ पर जो डिफरेंस है वो बस इसमें ये डिवाइड का सिंबल है और ये परसेंट वाला मॉड का सिंबल है, इनमें क्या डिफरेंस है यही समझना, बाकी तो सब पता है। प्लस क्या करता है, माइनस क्या करता है, मल्टीप्लाई क्या करता है। जैसे लेट x इज इक्वल टू 9/2। ठीक है,
और एक्स के लिए जेड लिया, एक्सेस में ले लेते हैं, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 9% 2। तो दोनों ही केस में रिजल्ट जो है वो डिफरेंट देखने को मिलेगा। कि मैं कहता हूँ एक्स की वैल्यू शो करो डॉलर और वाई की वैल्यू शो करो। वाई इज नॉट डिफरेंस, जेड होगा, वाई तो लिया ही नहीं कहीं हमने। एक एक्स लिया था, एक जेड लिया था। तो आउटपुट अगर चेक करोगे इधर देखो, एक्स का तो आ रहा है 1 और जेड का आ रहा है 4.5। तो दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है, एक रिमाइंडर निकाल रहा है, एक क्वोशिएंट निकाल रहा है। ठीक है, तो एक तो रिमाइंडर निकाल रहे हैं हमारा यहाँ पर, जैसे ये है प्रोग्राम हमारे पास। तो जो भी 9 है इसको हमने डिवाइड कितने से करना है, 2 से। तो ये तो क्या होता है, जो डिवाइड वाला है वो पॉइंट में आंसर लेके जाता है। तो वही 2 4 जा 8 बचा 1, तो इधर पॉइंट लग जाएगा, नीचे 0 आ जाएगी, तो 2 5 जा 10। तो ये कंप्लीट डिवाइड किया, तो यहाँ पर जो ये तो क्रॉस हो गया, मतलब कहने का मतलब 0 आ गया इधर। जीरो आ गया, तो 10 में से 10 गया 0, तो इधर तो 0 आ गया, 9 में से 8 गया 4.5। और अगर यही डिवाइड हम करते हैं किससे, 2 से ही करते हैं, बट यहाँ पे मॉडुलस ऑपरेटर ये रिमाइंडर निकालता है, ये क्वेश्चन निकालता है। बट जो रिमाइंडर वाला ऑपरेटर है वो पॉइंट में आंसर नहीं लेके जाता, कैलकुलेशन को पॉइंट में नहीं लेके जाता। तो 2 4 जा 8, वो पॉइंट में लेके जाएगा ही नहीं इसको। तो जो भी रिमाइंडर कितना बचा 1, तो ये हमारा रिमाइंडर है, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन तो 4.5 है। तो यहाँ देख सकते हो कि इसने रिमाइंडर निकाला है और इसने क्वेश्चन निकाला है, इसलिए जो आउटपुट हमारा ऐसा आ रहा है, एक में पॉइंट में आ रहा होगा, एक में 1। तो x का 1 आया, उसका 4.5 आया। ठीक है, क्लियर है इतना। बाइनरी ऑपरेटर में जो अर्थमेटिक ऑपरेटर थे उसमें दो ही थे जिनमें डिफरेंस प्लस माइनस का सबको पता ही है, प्लस ऐड करता है माइनस सब्ट्रैक्ट करता है। अब इसमें रिलेशनल ऑपरेटर बाइनरी के अंदर ही कौन से आते हैं, रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं एंड लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर हैं और लॉजिकल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स की बात करें तो वही होंगे लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, सारे इसके अंदर आते हैं। लेस देन, ग्रेटर देन, बाकी नीचे दिए हुए हैं ये रहे। रिलेशनल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू। तो नॉट इक्वल टू का सिंबल हमेशा डबल होता है, ये वाला इक्वल टू का सिंबल नहीं होता मैथ इसमें, लैंग्वेज में ये, इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहा जाता है। वो ट्रिपल इक्वल टू आइडेंटिकल, ये नॉट आइडेंटिकल। डिफरेंस क्या होता है वो समझेंगे। तो चाहे वो रिलेशनल ऑपरेटर हो चाहे वो लॉजिकल ऑपरेटर्स हो, वो उनका जो रिजल्ट हमेशा ट्रू फॉल्स में आएगा, मतलब बूलियन वैल्यू जनरेट करते हैं। और इनका जो मेन यूज़ क्या होता है, कंपैरिजन के लिए हम यूज़ करते हैं। अगर हम वैल्यूज़ को कंपेयर करना है आपस में, तभी हम इसका यूज़ करेंगे
रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए। सिंपली जैसे कि a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 8, और अगर हम यहाँ पे कहते हैं रिजल्ट तो कंपेयर करके दिखाओ a लेस देन b, और मैं कहता हूँ रेस्पॉन्स में क्या आएगा। यहाँ हम कह रहे हैं कि a लेस देन b, तो a में पता है हमें कितना है 10 और b में कितना है 8, तो वैल्यू क्या हो, मतलब क्या हो गया, फॉल्स हो गया कि ये कह रहा है कि 10 जो है वो लेस देन है 8 से, 10 छोटा है 8 से, तो ऐसा होता ही नहीं है, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो फॉल्स आ जाएगा। तो इसका जो रिजल्ट है वो फॉल्स आ जाएगा। तो कंपेयर ही कर रहा है। अगर हम ये कहते हैं कि ये ग्रेटर देन है 20 से, तब इसका जो आउटपुट है वो ट्रू आ जाता। ये कंडीशन ठीक कह रहा है कि ए बड़ा है बी से, ए में 10 है बी में 8 है, तो 10 8 से क्या होता है, ग्रेटर देन होता है। जब हमें टू वैल्यूज को कंपेयर करना हो, ना सिर्फ दो वैल्यूज, तब ही हम किसका यूज करते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, जब हमें दो वैल्यूज को यूज करना हो। और दो से ज़्यादा वैल्यूज को अगर यूज़ करना है तो फिर हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं कंपेयर करने के लिए। दो से ज़्यादा वैल्यूज हैं तो लॉजिकल ऑपरेटर लगा देंगे, और जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होंगे उसके अंदर एंड और नॉट, तीन ऑपरेटर्स लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर होते हैं। एंड और नॉट, ये तो यहाँ दिए हुए हैं। एंड का डबल एंड का सिंबल क्या है, जैसे कि मैं यहाँ एक एग्जाम्पल, मान लो लेट हमने डाला कि उसकी एज होनी चाहिए 18 या उससे अबव, और फिर मैं कहता हूँ कि उसकी नेशनलिटी क्या होनी चाहिए, इंडियन। ठीक, और बना दिया नेशन, नेशनैलिटी, नेशनैलिटी में मैंने इंडियन डाल दिया। तो हम कहते हैं अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो क्या हो, अब देखो दोनों कंडीशन चेक करते हैं। तो हम दो कंडीशन कैसे चेक करेंगे, ऐसे ही चेक करेंगे कि एज उसकी ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होनी चाहिए, और बीच में देखो ऑपरेटर लगेगा एंड ऑपरेटर का सिंबल है ये, और ऑपरेटर का सिंबल है ये। एंड का मतलब क्या होता है कि जितनी भी कंडीशंस हमने लगाई हैं सभी की सभी कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। अगर उनमें से एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो उसका जो रिजल्ट है वो फॉल्स आएगा। और ऑपरेटर ये कहता है जितने भी कंडीशंस लगा रखी हैं उनमें से एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो वो जो उसका जो रिजल्ट होगा वो ट्रू आ जाएगा। तो मैंने एज लिखा और इधर बीच में लगा दिया है एंड नेशनैलिटी, और यहाँ पे हम लिख देते हैं इंडियन। तो देखो कंपैरिजन करने के लिए या तो ये लगाओ या फिर ट्रिपल लगाओ, इंडियन। और इसका हम रिजल्ट देख लेते हैं कि क्या रेस्पॉन्स हमें मिलता है इसका। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि इसकी जो एज है वो 18 या उससे अब होनी चाहिए, और जो इसकी नेशनलिटी है वो इंडियन होनी चाहिए। नेशनलिटी क्या होनी चाहिए, इंडियन होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इंडियन लिख दिया है, नेशनलिटी एज 18 या उससे अब कर दिया है। अब रेस्पॉन्स को चेक किया जाए कि एज 18 या उससे ज़्यादा है, नेशनलिटी कौन मतलब कितनी पड़ती है, कौन सी, इंडियन ही डाल रखी है। तो ये क्या करेगा, ये कंपेयर करने के लिए यूज होते हैं दोनों।
कंपेयर कर रहा है कि इधर भी इंडियन इधर, अगर दोनों और एज भी कितनी 18, तो आंसर ट्रू आना चाहिए, दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, ट्रू। अगर मैं एक को भी कम कर देता हूँ तो उसकी एज कम है, जैसी एज कम है तो इंडिया का, बट एज कम होने की वजह से यहाँ पर आंसर आ जाएगा फॉल्स। ठीक है, कितना कर दिया मैंने एज, अच्छा यहाँ भी, यहाँ तो 18 ही रखो कि 18 या उससे ज़्यादा है, तो देखो आंसर फॉल्स आ गया, जबकि उसकी एज कितनी है 16 है। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, उसकी एज भी 18 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, वो इंडिया का ही रहने वाला चाहिए, नेशनलिटी इंडियन, तभी क्या होगा जो रिजल्ट है, जो रेस्ट वेरिएबल है यहाँ पे, रेस्पॉन्स कह दो, वो हमें जो रिजल्ट है वो क्या देगा, फॉल्स देगा, अगर उसको कुछ भी लग गया। और ऑपरेटर इसका ऑपोजिट होता है, ऐसे में देखो ट्रू इसलिए आ गया क्योंकि ठीक है उसकी एज 16 है, बट वो है तो इंडिया का, एक कंडीशन तो ट्रू हो रही है, तो दोनों ही कंडीशन ट्रू होंगी, या दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होती है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जापान, तो ये फॉल्स आ जाता है, क्योंकि उम्र भी कम है, उसकी एज भी कम है, और वो इंडिया का रहने वाला भी नहीं, तो फॉल्स आंसर दिया इसने। अदरवाइज एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू आंसर हमें दे देगा। तो ये, और नई आइडेंटिकल में और इसमें क्या डिफरेंस होता है, आइडेंटिकल वाले में और इसमें डिफरेंस ये है, जैसे ए में हमने 10 स्टोर किया और फिर मैंने बी में भी क्या किया है 10 स्टोर कर दिया। बी में भी कितना स्टोर किया है 10, ए ट्रिपल इक्वल टू बी, ठीक है। तो देखो आउटपुट कितना आया है, आउटपुट इसका ट्रू आया, देखो फॉल्स आ गया, फॉल्स इसलिए आ गया, अब मान लो कि मैं ट्रिपल की जगह डबल लगाता हूँ और मैं कहता हूँ यहाँ चेक करो कि जो ए की वैल्यू है वो बी के बराबर है या नहीं, ए बी के इक्वल है या नहीं है, तो यहाँ पर लिखा है कि ए इक्वल है बी के, तो ए बी के इक्वल है तो ट्रू आ गया, और ट्रू इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पे 10 है और इधर भी 10 है, हमें ये पता है कि ये स्ट्रिंग है और ये नंबर है, तो जो डबल इक्वल टू होता है वो डेटा टाइप को चेक नहीं करता है, अगर हमें विद डेटा टाइप के साथ इसका आंसर चाहिए एग्जैक्ट, तब हम ट्रिपल लगाते हैं, क्योंकि इसमें तो ट्रू आंसर दे रहा है, जबकि ये नंबर है, ये इस वेरिएबल में नंबर स्टोर है और इस वेरिएबल में स्ट्रिंग स्टोर है, तो ट्रिपल इक्वल टू देंगे तो वो डेटा टाइप भी कंपेयर करेगा, इसलिए उसका आंसर आ गया फॉल्स। तो डेटा टाइप को भी मैच किया जाता है ट्रिपल जो, ठीक है। तो ये रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, इसमें अर्थमेटिक हो गए, रिलेशनल हो गए, लॉजिकल ऑपरेटर हो गए, ये सारे अर्थ बाइनरी ऑपरेटर के अंदर आ जाते हैं, यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर, और एक इसमें टर्नरी ऑपरेटर आते हैं, टर्नरी ऑपरेटर। तो टर्नरी ऑपरेटर में यही होते हैं, बस दो सिंबल यूज होते हैं, क्वेश्चन मार्क और कॉलन। तो जो क्वेश्चन मार्क है वो हमेशा ट्रू कंडीशन के लिए यूज होता है, और जो कॉलन है वो हमेशा फॉल्स कंडीशन के लिए यूज होता है, रिप्रेजेंट करता है फॉल्स। और जब भी हम ये ऑपरेटर लगाएंगे तो मतलब बनाते हैं इस ऑपरेटर से जो भी प्रोग्राम बनाते हैं, तो इसमें दो चीज़ें यूज होती हैं, एक तो हमारे पास क्या होता है कंडीशन लगती है, कंडीशन फिर क्वेश्चन मार्क, उसके बाद ट्रू वाला पार्ट चलता है, फिर कॉलन, उसके बाद फॉल्स वाला पार्ट चलता है। तो कंडीशन हम
जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर हैं उनकी हेल्प से हम कोई भी कंडीशन बना सकते हैं। जैसे मैं डायरेक्ट भी कंडीशन बना सकता हूँ, डायरेक्ट लिखते हैं ए या फिर 10, चलो वेरिएबल नहीं होता कि समझ में ठीक है। फोर्टी, और मैंने यहाँ पे कहा मैंने कंडीशन लगा दी इधर ए लेस देन बी। अगर ए बी से छोटा है तो यहाँ पे एक मैसेज दिखा दो मुझे, अलर्ट, या कंसोल ले लो, कोई भी ले लो, कंसोल हेलो। अदरवाइज कॉलन लगाए तो इसमें मुझे दिखा दो बाय। तो ये प्रोग्राम हमने यहाँ पे बनाया, ए में 10 स्टोर किया, ठीक है, और बी में 40 स्टोर कर दिया, ए में 10 बी में 40। तो जब इसकी वैल्यूज़ को यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने के बाद जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो बुलियन होगा, ये तो ट्रू होगा, फॉल्स। तो यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि अगर ये ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क चले, फॉल्स है तो कॉलन चले। तो ट्रू वाला जो पार्ट होता है, दो क्वेश्चन मार्क लगा दिए मैंने यहाँ पे, ट्रू वाला जो पार्ट, ये जो क्वेश्चन मार्क वाला तभी चलता है जब कंडीशन ट्रू होती है, और कॉलन वाला सेक्शन तभी चलता है जब कंडीशन फॉल्स होती है। और दोनों एक साथ लगते हैं। अगर हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, कॉलन नहीं लगाया तो एरर आ जाएगी। इसको ट्राई करके ये है हमारा प्रोग्राम जो वहाँ से हमने कॉपी किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको टेस्ट किया जाएगा, ए लेस देन बी। सिंपल सी बात है, यहाँ पे लिखा है ए लेस देन बी, तो ए में स्टोर क्या किया हुआ हमने 10। तो हम ये पूछ रहे हैं कि जो 10 है वो लेस देन 20 है, कंडीशन 20 नहीं 40, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। अब जब कंडीशन ट्रू होती है तो हमेशा क्वेश्चन मार्क वाला जो केस है वो एग्जीक्यूट होता है। अगर कंडीशन ट्रू है तो आंसर आएगा इसका हेलो, ऑटोमेटिकली आंसर हेलो आएगा। अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये वाला जो कॉलन वाला जो पार्ट होता है वो चलता है, चाहे कॉलन के बाद कुछ भी लिखा हो वही पार्ट हमारा चलेगा। तो कंडीशन ट्रू है तो हेलो आएगा, फॉल्स है तो बाय। बट अभी जिस हिसाब से हम काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पर क्या आ गया, हेलो। अगर मैं कंडीशन को फॉल्स कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज हो जाएगा बाय। तो ये ऑपरेटर्स थे, जिसमें यूनरी ऑपरेटर है, बाइनरी ऑपरेटर है, टर्नरी ऑपरेटर है। तो टर्नरी ऑपरेटर के लिए हमें 3 ऑपरेंड्स की जरूरत होती है चलाने के लिए, कंपैरिजन वाला भी लगाया है, फिर क्वेश्चन मार्क भी और कॉलन भी, तो 3 ऑपरेटर यहाँ पे लगे। एटलीस्ट 3 चाहिए, ज़्यादा कितने भी लग सकते हैं, 3 ऑपरेंड तो हमें चाहिए। तो ऑब्जेक्ट का छोटा सा पॉइंट हो मैं इसमें बताता हूँ आपकी कब करेंगे। ऑब्जेक्ट, जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें करली ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, ठीक है, इसका यूज़ होता है करली ब्रैकेट का, तो ध्यान रखना। ऑब्जेक्ट की पहचान होती है, करली ब्रैकेट्स यूज़ होंगी, ठीक है। दूसरा जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा की वैल्यू के पेयर में होता है, तो इसके अंदर जो भी करली ब्रैकेट में रहेगा, लेफ्ट साइड में की होगी, राइट साइड में वैल्यू होगी, और बीच में आ जाएगा कॉलन, लास्ट में कॉमा से सेपरेट करते हैं। जितने बनाने बना सकते हैं। तो सेकंड की आ जाएगी, फिर कॉलन वैल्यू।
ये ऑब्जेक्ट का पेयर हो गया। वो ऑब्जेक्ट की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए डॉट लगता है। ठीक है, वैल्यू को एक्सेस करने के लिए डॉट या फिर लगा सकते हो क्वेश्चन मार्क डॉट। ठीक है, टू एक्सेस वैल्यू ऑफ एनी की, किसी भी की वैल्यू एक्सेस करना है तो इसका यूज होगा। जैसे मैंने नीचे बनाया यहाँ पर लेट पर्सन नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाना है तो ये बना दिया। यहाँ पे पर्सन का उसका फर्स्ट नेम मैंने इसमें डाल दिया, पर्सन का फर्स्ट नेम है, चलो इतना ही है। फिर यहाँ पे सिटी डाल दिया है, एज पास कर दी 20। ये हमारा एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया है। अगर हम पर्सन को चेक करेंगे तो यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, ये ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, कौन सा होगा? तो अगर हमें किसी फर्स्ट नेम को एक्सेस करना है, डायरेक्ट फर्स्ट नेम को, तो हम इसको लिखेंगे ऑब्जेक्ट का नेम पर्सन डॉट और उसके बाद सिटी लिखा तो देखो सिटी एक्सेस हो गया दिल्ली। तो डॉट से भी लगा निकाल सकते हैं, क्वेश्चन मार्क डॉट ऑप्शनल चेनिंग ऑपरेटर जिसको कहते हैं, तो इससे भी निकालेंगे तब भी सेम ही रिजल्ट आएगा। एज, तो इसने एज निकाल के दे दी। और एक मेथड भी है कि हम एरे के थ्रू भी स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के अगर मैं डायरेक्ट एफ नेम पास करूँगा तब भी ये एक्सेस हो जाएगा। तो तीनों ही केसेस हैं, कैसे भी निकाल सकते हो, ज़्यादातर ये दो यूज़ होते हुए दिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट हमारा नेस्टेड भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या डालूं इसमें, एड्रेस तो ऊपर ले लिया, फिर चलो कोई एड्रेस में डाल के। ठीक है, यहाँ पर इसके अंदर डाल सकते हैं, जैसे मैंने हाउस नंबर पास कर दिया कुछ 123 A12 A23 और स्ट्रीट नंबर डाल दिया। अपनी तरफ से कुछ भी डाल रहा हूँ मैं एग्जाम्पल के लिए, स्ट्रीट डायरेक्ट डाल दी। चलो 4 अब हमें क्या करना है इसका, देखो पर्सन हमारा मेन ऑब्जेक्ट है, तो उस पर्सन ऑब्जेक्ट के अंदर जो की है वो है एड्रेस। तो की पे मैं पहुंचा एड्रेस, तो ये हमारे पास आ गया एड्रेस। अगर इसमें से स्ट्रीट नंबर निकालना है तो फिर से डॉट लगेगा या क्वेश्चन मार्क डॉट और फिर स्ट्रीट लिखोगे तो स्ट्रीट नंबर आ जाएगा यहाँ पर टाइम। तो ये करना है कि नेस्टेड ऑब्जेक्ट देखा कि ऑब्जेक्ट के नेस्टेड ऑब्जेक्ट को एक्सेस कैसे करते हैं। ऑप्शनल चेनिंग ऑपरेटर यहाँ पे देखा, ऑप्शनल चेनिंग ऑपरेटर या फिर एरे के थ्रू भी डायरेक्ट की के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है।